हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो महेश कुमार वर्माल का एनसीईआरटी सार संग्रह है उसका ये अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जल धाका, चुक्खा, ताला, मांगदेछु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर स्थित है। तो ये सभी जल विद्युत परियोजनाएं जो स्थित है ये भूटान में स्थित है और भारत के सहयोग से इसे निर्मित किया गया है। जल धाका, चुक्खा, ताला, मांगदेछु आदि जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं भूटान में और भारत के सहयोग से इसे निर्मित किया गया है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। जो महाकाली संधि हुई थी भारत और नेपाल के मध्य हुई थी, कब हुई थी तो वर्ष 1996 में। तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है इसमें, कालपोंग जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजनाएं ये स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमाटी बांध, ये लाल बहादुर शास्त्री बांध इसका नाम कहेगा, तो इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध भी जानते हैं अलमाटी बांध को। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर निर्मित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा सिद्रापोंग। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है। किशन गंगा परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है। मेजा बांध जो कि राजस्थान में है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। मेजा बांध के निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर और ये है राजस्थान में। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये है हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर से देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और आदि पर्यटन के लिए ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है, कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। कल्पसर गुजरात में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये है सिक्किम में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन ये किस नदी पर निर्मित किया गया है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन ये है चिनाब नदी पे। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। जो तुंगभद्रा नदी है ये किसकी सहायक नदी है। तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा परियोजनाएं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो कावेरी नदी के जल बंटवारे के जो विवाद है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी के मध्य है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में देख लेते हैं। यह योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना को वर्ष 2025-26 तक विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई प्रभावी बनाते हुए प्रत्येक खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना है। इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक नीचे क्वेश्चन है,
जो नदी हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एक हो जाएगा एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर के जो अर्थात हो जाएगा ये हो जाएगा कृषि। जो एग्रीकल्चर शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द से हुआ है, एग्री तथा कल्चर। एग्री मतलब होता है मृदा, कल्चर मतलब हो जाएगा कृषि। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। कितना प्रतिशत से अधिक, तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं उसकी बुआई अवधि यानी कि समय। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसल एवं उससे बुआई अवधि यानी कि समय। इधर फसल के नाम दिया गया है, इसमें प्रमुख फसलें हो जाएगा, बुआई की अवधि और कटाई की अवधि हम लोग देखेंगे। रबी फसल जो है, रबी फसल के बारे में देखते हैं। ये शीतकालीन फसल भी इसे कहते हैं। रबी फसल को क्या बोला जाता है, शीतकालीन फसल भी बोलते हैं। और इसमें इसके मतलब प्रमुख फसल हो जाएगा इसके अंतर्गत। रबी फसल के अंतर्गत जो आता है फसल ये हो जाएगा गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू, ये सभी रबी फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल की जो बुआई होती है ये होता है अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई होता है कब, यानी कि कब इसे काटते हैं, तो मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है। इसके बाद देखेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल को ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। और खरीफ फसल की जो बुआई होती है ये होती है जून जुलाई में, और इसे काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में। जायद फसल देख लेते हैं। ये शीत एवं ग्रीष्म के मध्य के जो फसल होता है उसे जायद फसल कहते हैं, और इसके अंतर्गत हो जाएगा तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। और इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होता है, इसे काटते हैं जून जुलाई में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे इसमें हो जाएगा कृषि में युग में पैदावार का अर्थ, यानी कि अर्थ क्या है, यानी कि आशय क्या है। कृषि में युग में पैदावार का आशय क्या है, तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। विभिन्न मौसमों में दो फसल उगाना उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, युग में पैदावार। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है, पशुपालन और कृषि उत्पादन के एक साथ करना, इसे कहते हैं मिश्रित खेती। ये दोनों सेम लगता है तो ठीक से देख लीजिएगा। कृषि में युग में पैदावार का आशय क्या है, यानी कि अर्थ क्या है, तो युग में पैदावार का अर्थ होता है विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। और मिश्रित खेती का अर्थ हो जाएगा पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकार्य यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, तो ये है राजस्थान में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र जो है तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन सा है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुनः भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, पंजाब हो जाएगा। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा पंजाब। कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं शस्य सघनता, यानी कि क्रॉप
इंटरसिटी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे है स से गहनता का मान जितना अधिक होगा भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म? कल्याण सोना ये गेहूं की एक किस्म है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो सर्वाधिक यहाँ पे धान यानी कि चावल उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा चावल। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर यानी कि खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है, यानी कि तीनों फसल ऋतु में इसकी खेती की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये सभी धान की किस्में हैं। फिर से देख लेते हैं, जया हो जाएगा, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा ये सभी, तो ये धान का। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन जाएगा ये चाय की किस्म है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल का प्रयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। आगे हम लोग देखेंगे, भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत जो है ये सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? तो ये जय संवर्धित ज्वार का किस्म है। परभानी शक्ति ये जय संवर्धित ज्वार का किस्म है। आगे देखेंगे, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, यह करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलटिया इंडिका नामक कवक से होता है। करनाल बंट ये गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलटिया इंडिका नामक कवक से होता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें हो जाएगा कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति के संबंध कहेगा तो इससे हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति के संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। सुनहरी यानी कि स्वर्ण क्रांति के संबंध कहेगा फल एवं सब्जी उत्पादन या बागवानी तथा कृषि से है। श्वेत क्रांति के संबंध हो जाएगा दूध उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध, इसे काली क्रांति भी कहते हैं, तो इसका संबंध हो जाएगा खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन से। नीली क्रांति के संबंध है मत्स्य उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, गोल क्रांति के संबंध कहेगा तो आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति के संबंध हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति के संबंध कहेगा तो तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति के संबंध अंडा उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति के संबंध कहेगा तो कृषि संबंधी समग्र क्रांति से इसका संबंध हो जाएगा, जैसे कि नवीन कृषि नीति में निर्धारित है। अमृत क्रांति के संबंध हो जाएगा नदियों को जोड़ने की योजना से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सदाबहार क्रांति के संबंध कहेगा तो कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि से इसका संबंध हो जाएगा सदाबहार क्रांति का। गुलाबी क्रांति के संबंध प्याज उत्पादन तथा झींगा मछली से है। लाल क्रांति के संबंध हो जाएगा मांस एवं टमाटर उत्पादन से। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? बाजरे की जो कृषि है ये उष्ण एवं शुष्क जलवायु में की जाती है। बाजरे की कृषि ये किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? ये हो जाएगा मूंगफली।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं। औस और बोरो जो है ये किस फसल की किस्में हैं, तो ये धान का किस्में है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है। जो कौशल है ये किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो ये मूंगफली का उन्नत प्रजाति है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे प्रमुख कृषि संगठन और उसका मुख्यालय के बारे में देखेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहेगा तो यह है कानपुर में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है, तो ये स्थित है फिलीपींस में। अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय हो जाएगा हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है अलेप्पो में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका मुख्यालय है मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहेगा तो इसका मुख्यालय मुंबई है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहेगा तो यह है मैक्सिको में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये होती है दलहनी फसल में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस राज्यों से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित हैं। इनका संबंध हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता में दोनों में हुआ, तो ये किस फसल में हुआ था, गेहूं की। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है, तो हरित क्रांति में किस फसल के सर्वाधिक उत्पादन किया गया है, तो ये हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है। चाय के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लाल विगलन किस फसल का रोग है। लाल विगलन यानी कि रेड रोट, ये किस में होता है, तो ये होता है गन्ना में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हो चुका है, यानी कि जीआई टैग इसे दिया गया है 2007 में। और मूंगा जो रेशम है इसका उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। मक्का भारत की स्वदेशी फसल नहीं है, इसे भारत में किसके द्वारा लाया गया था, तो इसे भारत में पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे है प्रमुख कृषि बोर्ड है उसका मुख्यालय। कॉफी बोर्ड के मुख्यालय कहेगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड के मुख्यालय हो जाएगा केरल के कोट्टायम में। चाय बोर्ड के मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड के मुख्यालय कहेगा तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। मसाला बोर्ड के मुख्यालय हो जाएगा केरल के कोची में। आगे देखेंगे, आगे है राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड के मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड के मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। आगे देखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे
भारत के झूम कृषि के प्रकार के बारे में। इधर इसका क्षेत्र यानी कि राज्य दिया गया है और झूम कृषि के प्रकार के बारे में इसे दिया गया है। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे क्या बोलते हैं, तो इसे झूम कृषि बोलते हैं। आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में इसे पोंदु, पामाडावी, केमान तथा बरिगा के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जानते हैं। केरलम में कहेगा तो इसे पोनम या पोड़म कहते हैं। ये राज्य क्षेत्र है और झूम कृषि के प्रकार इधर दिया गया यानी कि किस नाम से इधर प्रसिद्ध है। आगे हो जाएगा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहिया या मसान, पेंडा तथा बीरा के नाम से जानते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वलारा के नाम से जानते हैं। मणिपुर में कहेगा तो ये पामलू के नाम से जानते हैं। हिमालय क्षेत्र में इसे खील कहते हैं। झारखंड में कुरुल या कुरुआ कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इसे दीपा कहते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसे दीपा कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल हो जाएगा धान और चाय। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरलम को। लौंग पुष्प कली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती कहेगा तो ये होती है केरल में। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है, तो काली मिर्च को भारत में काला सोना के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के आनुवंशिक परिवर्तित रूप है, तो ये मक्का के आनुवंशिक परिवर्तित रूप है। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, आगे है चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र में कहेगा तो वर्षा कहेगा तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए और इसकी तापमान होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री के बीच। ट्रक फार्मिंग के संदर्भ क्या है, तो ये सब्जियों की वाणिज्यिक खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है, तो ललित अमरूद का किस्म है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हो जाएगा उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है, तो मंडुआ के जो निर्यात होता है ये जापान में होता है। निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज तथा चावल का उत्पादन जो है किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं प्रकंद। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा जल कृषि के संदर्भ क्या है, कि हाइड्रोपोनिक्स का यह बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है। केरलम राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गरम मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है केरलम राज्य। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है प्रमुख कृषि संस्थान, और इधर संस्थान के नाम दिया गया है और इसका स्थान कहाँ पे यानी कि मुख्यालय कहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहेगा तो कटक उड़ीसा में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये कहाँ पे है, तो आनंद गुजरात है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है, तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान यह है चिकमंगलुरु में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहेगा तो बैरकपुर में है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो यह है फरीदाबाद में। टीडी चेतावनी संगठन कहेगा तो ये जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ये कहाँ पे है, तो फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यह है हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यह है जयपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यह है झांसी में।
आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म में कहेगा तो ये हैसरघट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला ये है अल्मोड़ा में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ ये भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला कहेगा तो यह है पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान ये कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान कहेगा तो बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान ये जालंधर में है। उसके बाद पशु चिकित्सा जैविकी ये है गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशों अनुसंधान संस्थान ये है कोलकाता में। आगे है भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गम संस्थान कहेगा तो ये है रांची में। एक नीचे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर यानी कि तूर की प्रमुख किस्म है। ये सभी किसका किस्म है तो अरहर का। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।